दोस्तों एक बात हमेशा आप याद रखना कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो दोस्तों इसी कथन के साथ हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीनेसां पीरियड का जो सबसे अंतिम कालखंड है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ पीरियड। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एज का जिसको कहते हैं कि अ पीरियड विदाउट अ मोनार्क। याद रखिएगा, एक ऐसा इतिहास का कालखंड जिसके शासन में कोई राजा नहीं था, वहाँ पे प्यूरिटन्स सत्ता को चलाते हैं। और ये जो कालखंड है दोस्तों, यह 1649 से शुरू होता है और 1660 तक चलता है। और 1660 में दोस्तों आ जाता है आपका रेस्टोरेशन पीरियड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो की पॉइंट्स है इस सेशन का उन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों बहुत जल्द ही मैं एक रोड मैप बना रहा हूँ कि कैसे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करेंगे और मैं किस दिन आपको क्या पढ़ाऊँगा उसका एक डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ पीरियड का जो टाइमिंग है ये 1649 में शुरू होता है और 1660 तक चलता है, जब तक कि रेस्टोरेशन पीरियड न आ जाए। द कॉमनवेल्थ पीरियड ऑल्सो नॉन एज द प्यूरिटन इंटीग्रम, याद रखिएगा प्यूरिटन इंट्रीगनम के नाम से भी जाना जाता है इसको, refers to the time between 1649 and 1660 when England was ruled without a king after the execution of King Charles the First। दोस्तों किंग चार्ल्स दी फर्स्ट को जब फांसी दे दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो सत्ता है वो चला जाता है प्यूरिटन्स के हाथों में और वे लोग इस शासन को चलाते हैं जिस समय कोई भी राजा न होता है। याद रखिएगा, इट वॉज अ पीरियड ऑफ प्यूरिटन डोमिनेंस। प्यूरिटन्स का डोमिनेंस मतलब प्यूरिटन्स का बोलबाला रहा इस कालखंड में। लेड बाई किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, याद रखिएगा नाम दोस्तों आप कि ओलिवर क्रॉमवेल। क्या नाम था दोस्तों? ओलिवर क्रॉमवेल एंड लेटर हिज सन रिचार्ड क्रॉमवेल। दोस्तों जब ओलिवर क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है तो उनका लड़का रिचार्ड क्रॉमवेल सत्ता में आ जाता है। Until the monarchy was restored in 1660 with the चार्ल्स दी सेकेंड। दोस्तों चार्ल्स दी फर्स्ट का जो लड़का चला जाता है इनके मृत्यु के बाद, तो फिर उसको बुलाया जाता है। लोगों को एक बार फिर से लगता है कि नहीं राजा का ही शासन सही है, फिर से उनको बुलाया जाता है और फिर से मोनार्की को रीस्टोर किया जाता है। तब तक आपका चलता है दोस्तों कॉमनवेल्थ पीरियड। दिस पीरियड वाज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल में होता है दोस्तों उथल पुथल, मतलब ये एक राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा। स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल एंड द लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों प्यूरिटन्स का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स था और ये जो लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अब दोस्तों कैसे लिटरेरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 1642 में याद रखिएगा, इन 1642 में ड्रामा पे दोस्तों बैन हो जाता है, जितने भी थिएटर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जो एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था ड्रामा का उसकी समाप्ति हो जाती है और जो लिटरेचर है उसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा हावी हो जाते हैं। द सेपरेशन ऑफ ड्रामा एंड इंटरटेनमेंट लेड टू अ फोकस ऑन प्रोज एंड पोइट्री। अब जो ड्रामा बंद होता है उसके बाद दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, प्रोज सेक्शन की और पोइट्री की। और प्रोज में दोस्तों मिल्टन, मार्वेल एंड होब्स बीइंग की फिगर्स। दोस्तों होब्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसके पहले वाले भी सेशन में हम लोग चर्चा किए हैं। तो कौन सी वो रचना है जरूर बताइएगा पॉइंट में कमेंट करके। द पीरियड इंडेड विद द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स दी सेकेंड इन 1660। 1660 में दोस्तों फिर से मोनार्की का रिस्टोरेशन होता है, फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है, फिर से थिएटर्स 1660 में शुरू हो जाते हैं और इस समय चार्ल्स दी सेकेंड राजा बनते हैं इंग्लैंड का और इसको जानते हैं दोस्तों हम रेस्टोरेशन पीरियड के। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रेस्टोरेशन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो 1660 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एज है, कालखंड है जब थिएटर्स रीओपेंड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 1642 में थिएटर्स को बंद किया जाता है और 1660 में फिर से थिएटर्स को ओपन कर दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए
और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस एज के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो दोस्तों एक नाम आप हमेशा सुनते होंगे, द इंग्लिश सिविल वार। तो दोस्तों इंग्लिश सिविल वार क्या होता है? दोस्तों द इंग्लिश सिविल वार 1642 में शुरू हुआ और 1651 में ये समाप्त हुआ। इसका 3 फेज है, 3 फेज में इसको लड़ा गया। याद रखिएगा, वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन किंग चार्ल्स द फर्स्ट एंड द पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्रियंस प्यूरिटन्स। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। जो किंग चार्ल्स दी फर्स्ट है इन्हें रॉयलिस्ट बोला जाता है, और जो पार्लियामेंट है जिसे पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं, यही लोग दोस्तों आपके प्यूरिटन्स थे। और इन्हीं का शासन शुरू होता है। ओलिवर क्रमवेल जो थे वो दोस्तों प्यूरिटन्स थे, याद रखिएगा। इट लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स दी फर्स्ट इन 1649। और 1649 में क्या होता है, ये जो सिविल वार के कारण ही चार्ल्स दी फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। द एवोल्यूशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की को समाप्त कर दिया जाता है इंग्लैंड में। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रमवेल। और दोस्तों ओलिवर क्रमवेल के नेतृत्व में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ पीरियड की स्थापना की जाती है और मोनार्की को समाप्त कर दिया जाता है। द वार इंडेड इन 1651। और वार जो है दोस्तों 1651 में समाप्त होता है विद द डिफीट ऑफ चार्ल्स दी सेकेंड। चार्ल्स दी सेकेंड को जब हराया जाता है तो वहां से वो भाग जाते हैं, चाहते हैं कि चार्ल्स दी फर्स्ट की सत्ता को हम फिर से अपना लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 1651 में हार जाते हैं और इंग्लैंड से फ्रांस भाग जाते हैं, लीडिंग टू प्यूरिटन रूल अंटिल द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660। और ये सत्ता, ये कॉमनवेल्थ की सत्ता तब तक रहती है जब तक कि रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की न हो जाती है। तो 1649 से लेकर दोस्तों 1660 तक आपका कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है, जिसे प्यूरिटन्स एज के नाम से भी आप जानते हैं। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, 1653 में क्या होता है कि ओलिवर क्रमवेल बिकम लॉर्ड प्रोटेक्टर। ये ओलिवर क्रमवेल जो होते हैं लॉर्ड प्रोटेक्टर बन जाते हैं एंड रूल्स एज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में शासन करते हैं। इन 1658 और 1658 में डेथ ऑफ ओलिवर क्रमवेल, ओलिवर क्रमवेल की दोस्तों मृत्यु हो जाती है और उनका जो लड़का है रिचार्ड क्रमवेल टेक्स ओवर बट रिजाइन्स इन 1659। वो वहाँ पे सत्ता को अपनाते हैं, लेकिन 1659 में जब लोगों में काफ़ी असंतोष पैदा हो जाती है इनके भी शासन के प्रति, तो वो छोड़ देते हैं सत्ता को और फिर से चार्ल्स दी सेकंड को बुलाया जाता है और उनको राजा बनाया जाता है। और वहीं से दोस्तों शुरू होता है आपका दी रेस्टोरेशन पीरियड। तो याद रखिए रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत होती है 1660 में, और 1660 के पहले क्या था दोस्तों, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से लेकर 1660 तक दोस्तों जो था आपका कॉमनवेल्थ पीरियड था। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ आप देखिए नहीं, आप दोस्तों चैनल को सपोर्ट भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और हमारी इस मेहनत का सही से रिवार्ड मिल सके। दोस्तों अब हम बात करेंगे लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड। दोस्तों किस प्रकार का साहित्यिक डेवलपमेंट हुआ, क्या साहित्य था, उसकी बात करेंगे। और दोस्तों यदि आप सेशन में शुरू से बने हुए हैं अंत तक तो बहुत से चीज़ों को आप आसानी से तैयार कर पाएगा, और मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, हर वीडियो को देखते हैं तो चीज़ें आपको आसानी से याद होती जाएंगी और तभी जाके आप परीक्षा में सही से सवाल को हल कर पाइएगा। दोस्तों डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। तो दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सा है, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके आंसर का रहेगा इंतजार। द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, द प्यूरिटन गवर्नमेंट बैंड थिएटर्स इन 1642। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, बार बार ये डेट आपके सामने आ रहा होगा कि ड्रामा पे बैन किया गया, थिएटर्स को कब क्लोज कर दिया गया, तो 1642 में किया गया। किसके द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको मालूम है या ना मालूम है जरूर कमेंट करिएगा ताकि इसका रिवाइज हो सके। अभी हम लोग चर्चा किए हैं वो कौन है दोस्तों, प्यूरिटन्स, प्यूरिटन्स के द्वारा इसको क्लोज किया गया। कंसिडरिंग देम इमोरल, उन्हें अनैतिक समझते हुए, नो सिग्निफिकेंट ड्रामेटिक वर्क वेयर प्रोड्यूस्ड अंटिल द रेस्टोरेशन इन 1660। और दोस्तों जब बैन किया गया तो कोई भी एक महत्वपूर्ण ड्रामेटिक वर्क्स नहीं आता है
रेस्टोरेशन पीरियड तक, जब तक कि वो शुरू ना हो जाए। अब दोस्तों राइज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोज, दोस्तों अब प्रोज की डेवलपमेंट होती है। ड्रामा के बैन होने के बाद जो पोइट्री और प्रोज थे वो डेवलप होते हैं, प्रोस्पेरस होते हैं। विद द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा प्रोज राइटिंग फ्लोरिस्ड, प्रोज राइटिंग काफ़ी फली फूली। फोकसिंग ऑन पॉलिटिक्स, और फोकस क्या था, राजनीति, रिलीजन एंड फिलोसफी। पैम्फलेट्स, सर्मन्स एंड ट्रीटाइज बिकम द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो याद रखिएगा, पैम्फलेट्स, सर्मन्स और ट्रीटाइज क्या है, इस एज का एक महत्वपूर्ण लिटरेरी फॉर्म थे। अब दोस्तों यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे। एक है जॉन मिल्टन साहब की। जॉन मिल्टन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है एरोपेटिका। एरोपेटिका दोस्तों ये डेट जरूर याद रखिएगा इन दोनों ही रचनाओं का, और राइटर का नाम 1644 में आता है। और थॉमस होब्स की रचना है लिवियाथन, यह 1651 में आता है। ये बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, कंपटीशन का एक फेवरेट सवाल है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलटते होंगे किसी भी एग्जाम का, उसमें आपको दिखाई जरूर देता होगा। तो इनका आप दोस्तों नाम याद रखिएगा, पब्लिकेशन डेट याद रखिएगा। दोस्तों यदि संभव हो तो एक बार इन दोनों का नाम और पब्लिकेशन डेट को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं प्यूरिटन इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर। अब दोस्तों आपका प्यूरिटन एज चल रहा है, आपका कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा है, इसका क्या प्रभाव रहा इंग्लिश साहित्य पे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी परीक्षा के जो सवाल हैं वो 5 ऑप्शंस में है, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज डेप्थ होनी चाहिए। लिटरेचर बिकम मोरालिस्टिक, रिलीजियस एंड सीरियस। पहले जो साहित्य था, इसके पहले वो जो ड्रामा थे काफ़ी इमोरल हो जाते हैं, करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया जाता है, थिएटर्स को क्लोज कर दिए जाते हैं। और जो साहित्य अब आते हैं ना, वो काफ़ी नैतिक वाले होते हैं, नैतिकता वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं और एक गंभीर मुद्दे पे होते हैं। प्यूरिटन राइटर्स फोकस्ड ऑन क्रिश्चियन इथिक्स, डिवाइन जस्टिस एंड सेलिब्रेशन। जॉन मिल्टन इमर्ज्ड एज द लीडिंग प्यूरिटन पोएट एंड प्रोज राइटर। दोस्तों एक खास राइटर बन के उभरते हैं जॉन मिल्टन। द लेक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, दोस्तों लेकिन ये जो कालखंड रहा, जितना राइटर को संरक्षण पैट्रोनेज मिलता था इलिजाबेथन पीरियड में, जैकोबियन पीरियड में, उतना इस समय नहीं मिला। तो इससे क्या होता है, एक डिक्लाइन आ जाती है। किस प्रकार की कविता में, कोर्टली पोएट्री, जो कोर्टली पोएट्री होते थे उसमें डिक्लाइन आ जाता है। जो रोमांटिक लिटरेचर थे उसमें भी डिक्लाइन आता है। किस कारण, द लेक ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मैनी वर्क्स डिबेटेड मोनार्की वर्सेज डेमोक्रेसी। अब इस समय क्या होता है, बहुत से वर्क्स जो आते हैं वो दो मुद्दे पे होते थे। एक डिबेट था, एक बहस होता था, विच इज बेटर, मोनार्की की डेमोक्रेसी, फ्रीडम और कंट्रोल, फ्रीडम अच्छा है कि कंट्रोल अच्छा है, चर्च वर्सेस स्टेट। तो इस प्रकार की वर्क्स बहुत सी आती है उस समय। और जो मेजर राइटर थे, 2 वर्क्स का नाम याद रखिएगा, लिवियाथन और एरोपेजिटिका। मिल्टन्स की एक रचना आती है द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। कब आता है दोस्तों, 1649 में आता है। किस लिए, टू जस्टिफाइड द एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट। हुब्स की लेवियाथन आती है 1651 में, 49 के बाद 51। आर्गुड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी टू प्रिवेंट चॉइस। सिर्फ ये नाम जरूर याद रखिएगा और इसका पब्लिकेशन और राइटर का नाम। नो मेजर नोवेल्स आर और प्लेज वेयर रिटन ड्यू टू स्ट्रिक्ट प्यूरिटन सेंसरशिप। दोस्तों इस समय कोई भी अच्छी उपन्यास नहीं आती है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंसरशिप उस समय लग गया था। इसी के विरोध में जो आपको ये मिल्टन की रचना दिखाई यहाँ पे दे रही थी, जिसका नाम है एरोपेटिका, उसी सेंसरशिप के विरोध में दोस्तों ये वर्क्स आता है, जो काफ़ी वो लोग नियम कानून बना देते हैं किसी भी रचना के लिए। लिटरेचर वाज यूज्ड मोर फॉर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आर्गूमेंट्स देन फॉर इंटरटेनमेंट। अब इस समय का दोस्तों जो साहित्य था ना, वो कोई इंटरटेनमेंट की वस्तु न थी, वह मोरल पर्पस के लिए या पॉलिटिकल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिखे जाते थे। दोस्तों
अब हम बात करेंगे मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन मिल्टन। ही वॉज बॉर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674। दोस्तों, जॉन मिल्टन की सोनेट की संख्या कितनी है? इन्होंने लिखा था कितने सोनेट? ही रोट डैश डैश सोनेट्स। कितने सोनेट्स लिखे थे? जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इनके एक रचना है एरोपेटिका। याद रखिएगा, क्या नाम है दोस्तों? एरोपेटिका। 1644 में आता है। दोस्तों, एक ही वर्क्स आपके सामने बार बार आ रहे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक डिटेल क्लास लेने का यही खासियत होता है कि आप चीज़ों को अच्छी ढंग से याद कर पाएंगे। सिर्फ सेशन में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सी चीज़ें इस क्लास में याद हो जाएंगी। अ पैम्फलेट डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। ये किस लिए है? जो सेंसरशिप लगा दिया गया था राइटर पे, उनके वर्क्स पे, उसके खिलाफ था। ये बहस कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और बोल रहे थे कि फ्रीडम होनी चाहिए हमारी स्पीच की, प्रेस की। इसके बाद जो इनकी अगली रचना है, द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट ये कब आता है दोस्तों? 1649 में आता है। जस्टिफाई द एक्सक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट। ये पूछा जा सकता है इसमें क्या है, तो याद रखिएगा, जस्टिफाई किया जाता है उनके हत्या की, उनके फांसी की। किन की? किंग चार्ल्स द फर्स्ट। देन कम्स अ मास्टरपीस। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आती है, बाद में आती है, 1667 में आती है दोस्तों इनकी, पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों, ये एक पोइट्री है। पब्लिकेशन डेट 1667 में आती है। द पब्लिश्ड लेटर, ये बाद में पब्लिश्ड होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द प्यूरिटन स्पिरिट एंड रिपब्लिकन आइडियाज। ये बाद में पब्लिश्ड होती है, लेकिन इसको लिखा गया था इसी एज में। पैराडाइज रीगेन एंड सैमसंग एग्नोस्टिस्ट रिटन ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द पीरियड। इसी समय इसका लेखन काम शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में इसको पब्लिश किया जाता है। दोस्तों, हम सप्ताह में एक दिन किसी न किसी खास वर्क्स का डिस्कशन करेंगे, मेजर वर्क्स ऑफ द राइटर। एक दिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको मैं एक शेड्यूल दूंगा जिसके तहत हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और शेयर करिए। एंड्रू मार्वेल। अब हम जिस राइटर की बात करेंगे वो है दोस्तों एंड्रू मार्वेल। अब मेटाफिजिकल पोएट। याद रखिएगा, एंड्रू मार्वेल कौन है? अब मेटाफिजिकल पोएट है। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ या पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, एंड्रू मार्वेल एक मेटाफिजिकल पोएट थे एंड सपोर्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ पीरियड के सपोर्टर थे, मतलब प्यूरिटन्स के सपोर्टर थे। और इनकी एक रचना का आप नाम याद रखिएगा, होरासियन ओड, ऑन होरासियन ओड अपन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। प्रेज ओलिवर क्रॉमवेल्स लीडरशिप। इसमें प्रशंसा करते हैं ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व क्षमता की। तब नाम आता है थॉमस होब्स। दोस्तों, ये नाम अब आपको याद हो जाना चाहिए, थॉमस होब्स। इनकी जो रचना है लिवियाथन। ठीक है दोस्तों, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी बुक एडवोकेटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। लेवियाथन कब आता है? 1651 में आता है। थॉमस फुलर, द हिस्ट्री ऑफ द होली वार। इनकी रचना का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द होली वार, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द क्रूसेड्स। और दूसरी रचना इनकी है द वर्थिएस्ट ऑफ इंग्लैंड, अ कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज ऑफ नोटेबल इंग्लिश फिगर्स। तो थॉमस फुलर के दो रचना का नाम याद रखिए। पहला है हिस्ट्री ऑफ द होली वार और दूसरा है द वर्थिएस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन रचनाओं का नाम जरूर याद रखिएगा, इनको नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, मेजर वर्क्स एंड देयर राइटर्स देन करेक्टर। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, कॉमनवेल्थ पीरियड का इंग्लिश साहित्य पे क्या प्रभाव रहा? तो सप्रेशन ऑफ ड्रामा, ड्रामा को दबा दिया जाता है। इंटरटेनमेंट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ प्ले राइट्स। जो इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है प्ले में, वो क्या करता है? वो प्ले राइट्स को पतन के रास्ते पे लेके चल जाता है। राइज ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रोज इन्फ्लुएंस बाय प्यूरिटन आइडियोलॉजी। प्यूरिटन आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर रिलीजियस प्रोज और
पोइट्री का डेवलपमेंट होता है। जॉन मिल्टन्स वर्क्स बिकम हाईली इन्फ्लुएंशियल इन लेटर लिटरेरी एंड पॉलिटिकल थॉट्स। दोस्तों इस समय जॉन मिल्टन की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660 लेड टू द रिवाइवल ऑफ थिएटर एंड पोइट्री अंडर चार्ल्स II। दोस्तों 1660 में जब मोनार्की का रिस्टोरेशन होता है, जिससे रिस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत हो जाती है, तो थिएटर क्या होते हैं दोस्तों, फिर से रीओपन हो जाते हैं और फिर से एक बार पोइट्री ड्रामा की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय किए होंगे, बहुत सी चीज़ों को सीखे होंगे। और सेशन में यदि आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने हैं तो आप अपनी तैयारी के प्रति बहुत ही सीरियस है और आपको गॉड सफलता जरूर देंगे। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।